हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2024 और 22 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगी और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आएगी। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2024 में मूल वेतन अथवा पेंशन के मौजूदा 50% की दर से डीए अथवा डीआर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? The Union Cabinet approved an additional installment of Dearness Allowance DA and Dearness Relief DR for central government employees and pensioners. By how much percent was the DA/DR increased over the exciting rate of 50% of the basic pay/pension in October 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकेंड ऑप्शन है 2%, थर्ड ऑप्शन है 3% या फोर्थ ऑप्शन है 4%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही महंगाई राहत डीआर में भी इसी प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1/7/2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है, जो मूल वेतन अथवा पेंशन के 50% की मौजूदा दर से 3% अधिक है, ताकि मूल वृद्धि की भरपाई की जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मनीला, सेकेंड ऑप्शन है टोक्यो, थर्ड ऑप्शन है काठमांडू, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मनीला में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मनीला फिलीपींस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र से 7000 से अधिक मंत्री और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अधिक कार्यवाही की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर विचार किया जा सके। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ साझेदारी में किया जा रहा है और इस साल की थीम है फ्रेंड्स 2030 तक वृद्धि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी was sworn in as the first chief minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir, while was sworn in and deputy chief minister। फर्स्ट ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला, सेकंड ऑप्शन है फारूक अब्दुल्ला, थर्ड ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती या फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार चौधरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र कुमार चौधरी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के पास 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के 4 और 1 निर्दलीय शामिल है। जम्मू क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2018 में पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। 6 साल बाद 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई। Where was the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities meeting held in October 2024? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है नोएडा में या फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद में। बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत नई दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत को 2020 में इस आयोजन की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और 2024 में आयोजित किया जाएगा। भारत पहली बार ICDRA बैठक की मेजबानी कर रहा है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का 18वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 में आयरलैंड के डबलिन में आयोजित किया गया था। इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों के औषधि प्राधिकरण सहयोग को मजबूत करने तथा नियामक प्राथमिकताओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति विकसित करने के लिए एक साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2025-26 रबी सीजन के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। विच क्रॉप हैज बीन द मैक्सिमम इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द 2025 to 2026 रबी सीजन। फर्स्ट ऑप्शन है वीट यानी कि गेहूं, बरली यानी कि जौ,
थर्ड ऑप्शन है ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है सरसों। बताइएगा फ्रेंड्स, 2025-26 रबी सीजन के लिए किस फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड, यानी कि सरसों में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रेपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में सबसे अधिक 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है, जबकि मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए क्रमशः 210 रुपये प्रति क्विंटल, 150 रुपये प्रति क्विंटल, 140 रुपये प्रति क्विंटल और 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि किसी फसल का एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड 4 AMRIT फॉर्मेंसियों का संचालन करने वाली भारत की पहली कोयला कंपनी बन गई है, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा और रियायती दवाइयां उपलब्ध कराना है। AMRIT में आर का क्या अर्थ है? साउथ ईस्टर्न Coalfields Limited became the first coal company in India to operate 4 AMRIT pharmacies aimed at providing affordable health care and subsidized medicines to underserved communities. What is the meaning of R in AMRIT? फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड, सेकेंड ऑप्शन है रिलेबल, थर्ड ऑप्शन है रेस्पिरेटरी, फोर्थ ऑप्शन है रियूमेटिक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अमृत में आर का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिलेबल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने देश की 216वीं अमृत इलाज के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी का उद्घाटन किया है। SECL की इंदिरा विहार कॉलोनी बिलासपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में स्थित यह नई सुविधा SECL को 4 अमृत फार्मेसियों का संचालन करने वाली पहली कोयला कंपनी बनाती है। अमृत फार्मेसियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल का हिस्सा है, जो अत्यधिक रियायती दरों पर जेनेरिक और जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाओं, प्रत्यारोपण और शल्य चिकित्सा संबंधी उपभोग सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PFC इंफ्रा फाइनेंस IFSC लिमिटेड को IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में एक फाइनेंस कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। PIFIL IFSC में को समर्पित पहली फाइनेंस कंपनी होगी। PFC Infra Finance IFSC Limited, a wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited, has received approval from the International Financial Services Centers authorities to
commence business as a finance company in IFSC GIFT City, Gujarat. PIFIL will be the first finance company in IFSC dedicated to फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग सेक्टर लीडिंग, सेकेंड ऑप्शन है रिटेल बैंकिंग, थर्ड ऑप्शन है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लीडिंग, फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस सर्विसेज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लैंडिंग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएफसी लिमिटेड आईएफएससी में पहली वित्त कंपनी होगी जो बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देने के लिए समर्पित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का अनावरण किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवेल्ड पवन चित्रा इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी एट विच एयरपोर्ट इन अक्टूबर 2024। फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलुरु। बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पवन चित्रा प्रौद्योगिकी परंपरा और कला के एक शक्तिशाली मिश्रण का प्रतीक है जो CSIR NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित एक ऑफ ग्रिड स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर प्रस्तुत करता है। इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से तैयार किया गया है और प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई है? Who administrated the oath of office to नायब सिंह सैनी as the Chief Minister of Haryana? फर्स्ट ऑप्शन है रामेन डेका, सेकेंड ऑप्शन है बंडारू दत्तात्रेय, थर्ड ऑप्शन है जिष्णु देव वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है गुलाब चंद्र कटारिया।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंडारू दत्तात्रेय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला हरियाणा में आयोजित एक समारोह में नायब सिंह सैनी और उनके 13 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? Who has been named by Chief Justice of India धनंजय वाई चंद्रचूड़ as his successor? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाही, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस ऋषिकेश रॉय। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस संजीव खन्ना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से करके अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के प्रमुख न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना जो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, 13 मई 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहने की उम्मीद है, जिससे उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।